Very good evening, everyone. Welcome back to another session of Paper One. And the subject that we are going to discuss today is research aptitude. I hope कि आप सबने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी बिकॉज दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है आपको लग रहा है ठीक है दो द नोटिफिकेशन इज नॉट आउट बट येट द डेट्स आर प्रीटी मच कंफर्म कि अप्रोक्सीमेटली 13 जून से लेके 22 जून तक आपका एग्जाम होने वाला है। अगर ये थोड़ा सा डिले भी हुआ तो आप मान के चलो कि जुलाई फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द नोटिफिकेशन। तो प्लीज अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, बहुत जुडिशियसली यूटिलाइज करिए। और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक फ्रॉम योर पेपर वन दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। और इसके अंदर एक ये ऐसा टॉपिक है जिससे 100% सवाल आते जाते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, और अगर टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। द लिंक इज बीइंग अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब देखो यार ऐसे तो बहुत सारे टाइप के रिसर्च हैं, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है उसमें, ठीक है, बट ब्रॉडली अगर मैं रिसर्च को क्लासिफाई करना चाहूं तो ये एक टाइप्स ऑफ रिसर्च आपके सामने निकल के आएगी जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च से विच इज डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च। ठीक है, जानबूझ के मैंने दो रिसर्च साथ रखी है ताकि आप उनके बीच का स्पेसिफिक अंतर समझ पाए, ठीक है, और कंपैरिजन भी कर पाए। एक और छोटी सी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा बिफोर आई गो ऑन टू एक्सप्लेन दीज टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड दैट इज कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि कोई एक टाइप की रिसर्च जो है वो ओवरलैप क्यों हो रही है। इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने कहीं से क्वांटिटेटिव डेटा ले लिया है और अब क्वांटिटेटिव डेटा का इस्तेमाल करके मैंने कहीं से डेटा निकाल लिया, लेट्स से इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से डेटा निकाल लिया है या फिर एनएसओ, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन से डेटा निकाल लिया है, ठीक है, या वर्ल्ड बैंक से डेटा निकाल लिया है और उसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूं कोई और टाइप की रिसर्च कंडक्ट करने में, तो ऑफकोर्स की बात है कि वहां पे एक क्वांटिटेटिव रिसर्च भी आ जाएगा बिकॉज डेटा इन्वॉल्व है और किसी और टाइप की रिसर्च जो मैं कंडक्ट कर रहा हूं वो भी आ जाएगा। तो प्लीज अपने दिमाग में इस तरीके का रूल मत सेट करिए, ऐसे सेगमेंटेशन मत करिए कि एक ही टाइप की रिसर्च हो सकती है एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही प्रॉब्लम के अंदर, एक ही रिसर्च क्वेश्चन के अंदर दो तीन रिसर्च के टाइप जो है वो ओवरलैप करते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमिना। ठीक है, और जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो ओवरलैप वाले रिसर्च। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है तो क्या किया जाता है कि अगर ऑप्शंस आते भी हैं तो उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया जाता है जो ओवरलैपिंग रिसर्च होते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही समझदारी से, बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ टाइप्स ऑफ रिसर्च समझना होगा सो दैट यू नेवर मेक एनी मिस्टेक। ठीक है, आप शुरू करते हैं। पहला एलिमेंट है डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक। बिल्कुल तोड़ तोड़ के एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का क्या मतलब होता है? किसी चीज को डिस्क्राइब करना। मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना, ठीक है, इलैबोरेट करना। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैं एक चीज डिस्क्राइब करना चाहता हूं कि व्हाट वर द सिचुएशंस ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। ठीक है, एक ऑलरेडी सिचुएशन थी, एक ऑलरेडी ग्लोबल पैंडेमिक था, इवेंट था। ठीक है, मैं उसको डिस्क्राइब करना चाहता हूं, ठीक है, कि भाई कैसा था इवेंट, कितने लोगों की डेथ हुई, कहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, स्टार्ट होने के बाद कैसे कैसे वो स्प्रेड हुआ, वायरसेस कौन कौन से थे, ठीक है, क्या क्या वैक्सीनेशन डेवलप हुई, कौन कौन से फैक्टर्स थे, कौन कौन से मेजर्स लिए गए उसको रिड्यूस करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए। तो जब भी मैं किसी सिचुएशन को, किसी फिनोमिना को, किसी इवेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता हूं, डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा होता हूं, और कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसे आप एज अ फॉर्म ऑफ केस स्टडी समझ सकते हैं कि लेट्स से आज से 20 साल बाद किसी को ये समझना होगा कि यार कोविड पैंडेमिक था क्या। देखो आज तो बहुत कुछ आपको न्यूज आर्टिकल्स में मिल रहा है, लेकिन आज से 20 साल बाद जब लोग खोजने की कोशिश करेंगे कि यार एक 20 साल पहले एक केस स्टडी आया था उसमें था क्या, ठीक है, लेट्स से जो आपकी जनरेशन होगी, नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए एक रिसर्च कंडक्ट की जाती है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, बिकॉज वी आर डिस्क्राइबिंग अ पर्टिकुलर फिनोमिना। एक फिनोमिना को हम डिस्क्राइब करने का काम करते हैं। ठीक है, जस्ट अपोजिट उसका है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च अपने नाम से ही बोल रहा है, इसके अंदर किसी ना किसी टाइप की एनालिसिस जरूर होगी। अब आपको पता है कि एनालिसिस बहुत ही क्रिटिकल तरीके से करी जाती है। तो एनालिटिकल रिसर्च का क्या मतलब है कि कहीं पे ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ था, ठीक है, ठीक है, हमने उस डेटा को कलेक्ट किया, उस डेटा को इनकॉर्पोरेट किया और उसका इस्तेमाल किया हमने कुछ एनालिसिस करने के लिए। अब एनालिसिस जब भी हम करते हैं तो हमारे दिमाग में एक अप्रोच होती है कि हमें क्या करना है, हमें उसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डेटा दे दूं कि भाई जब से देश आजाद हुआ है तब से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी रही, ठीक है, तो एक तो सिंपल एनालिसिस क्या है कि भाई अपवर्ड ट्रेंड रही है। अगर हम उसको डेमोग्राफिकली बांटने की कोशिश करें कि यार क्या ऐसा है कि साउथ इंडिया में ग्रोथ ज्यादा हुई है या नॉर्थ इंडिया में ज्यादा हुई है, हम ये एनालिसिस करने की कोशिश करें कि मेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी है कि फीमेल्स की ज्यादा बढ़ी है,
सो जब भी हम किसी डेटा का इस्तेमाल करके उस पर एनालिटिकल रिसर्च कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम एनालिसिस करने का काम करते हैं ताकि हम एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर सकें, तो हम उसे क्या कहते हैं, दैट इज द एनालिटिकल रिसर्च। ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं, एनालिटिकल में कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एनालिसिस दैट वी हैव। ठीक है, सिंपल, क्लियर हो गया। सेकंड टाइप है अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल्स। ठीक है, अप्लाइड का क्या मतलब है, जिससे नाम से पता चल रहा है किसी ना किसी चीज को अप्लाई करना। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है कि मेरे सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास दिल्ली में एक बड़ी खूबसूरत सी प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, एक ट्रैफिक की प्रॉब्लम हमें सामने नजर आ रही है। अब जब मैं कुछ पास रिसर्च का इस्तेमाल करके, कुछ पास आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व, अप्लाई करना है ना, तो हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देन वी से दैट इज एन अप्लाइड रिसर्च। क्योंकि हम किसी पास थ्योरी को, किसी पास रिसर्च को यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फाइंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देयरफॉर वी आर गोइंग अहेड विद अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अप्लाइड रिसर्च का मतलब फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल को एक और नाम दिया जाता है बेसिक और प्योर रिसर्च। इसका क्या मतलब है कि जब आप फंडामेंटल क्या होता है, बिल्कुल बेसिक, जब आप कुछ थ्योरी डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हो, बेस डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो हम कहते हैं भाई इट इज अ फंडामेंटल रिसर्च। अगर मुझे एग्जांपल देना फंडामेंटल रिसर्च का, तो मैं कह सकता हूं कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी इज अ फंडामेंटल रिसर्च। मतलब किसी ना किसी ने ऐसा फंडामेंटल थॉट लाया होगा कि यार जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है उसकी क्या थ्योरीज होती है, मतलब किस तरीके से कंज्यूमर बिहेव करता है, क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसको इंपैक्ट करते हैं। तो जब आप एक बेस क्रिएट कर रहे हो किसी थ्योरी के बारे में, या उससे एक थ्योरी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, उस टाइप की रिसर्च को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च। प्योर रिसर्च भी कई बार इसको कह दिया जाता है, बेसिक, प्योर और फंडामेंटल रिसर्च। ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अ थ्योरी। सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, बिकॉज जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट होता है दैट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस। ठीक है, क्लियर हो गया, चार तरीके से हो गए। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। मुझे लगता है सबसे आसान तरीका, सबसे आसान भाषा में समझाने का आपको एलिमेंट है क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, जहां पे कुछ स्टैटिस्टिक्स या फिर डेटा का आप इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बैंक का डेटा दे दिया, मैंने आपको BSE 500 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 500 लिस्टेड कंपनीज का फाइनेंशियल डेटा दे दिया, रेशियोज दे दिए, बैलेंस शीट दे दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया। मतलब ऐसी चीजें जहां पे आपने क्वांटिटेटिव डेटा उठाया, उस क्वांटिटेटिव डेटा का इस्तेमाल किया और उसके बेसिस पे रिसर्च कंडक्ट करते। अब देखो यहाँ पे जो मैंने पहले आपको बात कही थी ओवरलैपिंग की, यहाँ पे उसको लाने की कोशिश करते। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने क्या किया कि अपने BSE 500 कंपनीज का फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट कर लिया और उसके ऊपर हमने रिसर्च करी। अब देखो क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड डेटा का इस्तेमाल किया है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च तो हो गई, साथ साथ क्योंकि हम उस डेटा के बेसिस पे कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, इट इज आल्सो गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ योर एनालिटिकल रिसर्च। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर एनालिटिकल रिसर्च भी हो गई और क्वांटिटेटिव रिसर्च भी हो गई। अब जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, कभी भी, हमेशा एग्जाम में ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको दोनों टाइप्स मेंशन नहीं होंगे, या तो क्वांटिटेटिव मेंशन होगा या तो एनालिटिकल मेंशन होगा। आप इन दोनों में से किसी पे भी टिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर खुदा ना खास्ता जो एग्जामिनर हो उसने गलती कर दी हो, दोनों एलिमेंट साथ में डाल दिए हो, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोनों में से जो पसंद है वो मार्क कर देना, बाद में हम चैलेंज करने की चिंता होती है। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, जहां पे हमारे पास क्वांटिफाइड वैल्यूज, नंबर्स में, डेटा के फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज नहीं है, रादर हमारे पास क्या है, हमारे पास लेट्स से सेंटेंसेस। ठीक है, लेट्स से हमारे पास वर्ड्स। कई बार आप देखते हो ना कि जब आप ईमेल लिखते हो, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया, जीमेल में, गूगल में अच्छा सा फीचर आया कि जब आप ईमेल ड्राफ्ट कर लेते हो, थोड़ी देर के लिए उसको सेंड मत करो। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि बेस्ड ऑन द वर्ड्स के बेसिस पे क्या होता है, आपको इमोटिकन्स आने लगते हैं, और वो इमोटिकन्स कुछ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि जो लैंग्वेज यूज करिए क्या वो एरोगेंट लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज यूज करिए क्या वो फॉर्मल लैंग्वेज है, या फिर वो इनफॉर्मल लैंग्वेज है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, उस मैसेज को पढ़ के जो आपने ईमेल टाइप किया है, उसके बेसिस पे जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि भाई व्हाट आर वी ट्राइंग टू कम्युनिकेट और व्हाट इज द लैंग्वेज और एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो सिमिलरली क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, आप किसी का इंटरव्यू ले लेते हो, आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हो, आपने किसी का लेटर पकड़ लिया, आपने किसी के डॉक्यूमेंट्स को पकड़ लिया, और उसके बेसिस पे आप एनालिसिस करके आउटकम्स, एक्सप्रेशंस या इंटरप्रिटेशन निकालने का काम करते हो। अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, लेट से आपको किसी कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट मिल गई, या लेट से किसी कंपनी की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट मिल गई। अब आप उस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट
पे एनालिसिस कंडक्ट करते हो, बिकॉज इट्स अ डॉक्यूमेंट, इट्स अ रिपोर्ट, और उसके बेसिस पे बताते हो, ठीक है, यार ये कंपनी जो है ये कितना ज्यादा सस्टेनेबिलिटी को फॉलो कर रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखो कई बार क्या होता है, डेटा से चीजें समझ में नहीं आती, ठीक है, बट जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है वो रिपोर्ट्स के वर्ड से समझ में आ जाता है। वो कई बार होता है ना कि किसी इंसान से आप बात कर रहे हो, ठीक है, आपकी टोन जो है वो बहुत कुछ कह देती है, ठीक है, कि आप किस टोन में बात कर रहे हो, जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बेसिकली नॉन वर्बल एलिमेंट्स को गॉज आउट और मेजर करने की कोशिश करता है विदाउट हैविंग द फैक्चुअल डेटा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टाइप, दैट इज कंसेप्चुअल एंड एम्पिरिकल। अब कंसेप्चुअल एंड एम्पिरिकल रिसर्च का क्या मतलब है, पहले कंसेप्चुअल पढ़ते हैं। कंसेप्चुअल रिसर्च का क्या मतलब है कि आप कहीं से किसी कंसेप्ट को बिल्ड आउट करने की कोशिश। अब देखो क्या होता है, जब हम किसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो हम उसे आइसोलेशन में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि भाई आपने बिहेवियर एक कंसेप्ट पढ़ लिया, ठीक है, आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट किया। एक आपने एलिमेंट पढ़ लिया एटीट्यूड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। एक आपने टॉपिक पढ़ लिया परसेप्शन, ठीक है, एक आपने टॉपिक पढ़ लिया पर्सनालिटी। तो बेसिकली 4 इंडिपेंडेंट कंसेप्ट हमने पढ़ लिए, एटीट्यूड, बिहेवियर, परसेप्शन, पर्सनालिटी। आई होप लिखने की जरूरत नहीं है, आप नोट डाउन कर रहे हो, ठीक है। नाउ कोई ऐसा रिसर्चर आता है जिसको ऐसा लगता है कि यार मुझे ऐसा फील होता है कि पर्सनालिटी परसेप्शन को इंपैक्ट करती है, परसेप्शन एटीट्यूड से रिलेटेड है और एटीट्यूड बिहेवियर से रिलेटेड। तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट्स को अमलगमेट करके एक फ्रेमवर्क डेवलप करने की कोशिश कर रहा है that okay these are the things which are interrelated with each other. For example, आज से कुछ साल पहले जब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की थ्योरीज नहीं आई थी तो हमें नहीं पता था that an experience of an individual can impact the personality or the experience of an individual can impact the decision making. हमें ये चीजें नहीं पता थी, ठीक है। विथ टाइम रिसर्च के थ्रू हमें ये चीज का आइडिया लगा कि यार these two concepts are interrelated. तो आज आप जब लोगों से बात करते हो, अगर लेट से किसी का मूड खराब है या लेट से कोई रूडली आज आपसे बिहेव कर रहा है या एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है, तो आप मेजर आउट कर सकते हो। अगर आप स्मार्ट हो तो आप फील कर सकते हो कि यार ये बंदा बुरा नहीं है, आज कुछ गलत हुआ है इसके साथ, या लेट से इसके पास में इसके साथ एक्सपीरियंसेस खराब रहे होंगे, लोगों ने इसको चीट किया होगा, शायद ये रीजन है इसलिए ये आज ऐसा बिहेवियर कर रहा है। तो जब आप एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में डालने की कोशिश करते हो, रिलेट करने की कोशिश करते हो, तो हम उसे कहते हैं कंसेप्चुअल रिसर्च, ठीक है। अब दूसरी वाली बहुत आसान सी है, इंपेरिकल रिसर्च। इंपेरिकल रिसर्च मतलब वो रिसर्च जिसको आप एविडेंस से यू कैन यूज और गिव सम एविडेंस टू प्रूव इट। मतलब आज मैं कहता हूं कि भाई कोविड के टाइम पे जितने लोगों की भी डेथ, एक ब्रॉड एलिमेंट डिस्कवर कर रहा हूं या हाइपोथेसिस डिस्कवर कर रहा हूं कि कोविड के टाइम पे जितने लोगों की भी डेथ हुई थी स्पेसिफिकली, उन सबको ऑलरेडी कुछ लंग या फिर हार्ट प्रॉब्लम थी। मैंने क्या किया, मैंने स्टेटमेंट दे दिया, एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर दी दैट एवरीवन हु डाइड ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक वाज आइदर सफरिंग फ्रॉम लंग डिजीज और फ्रॉम हार्ट डिजीज। ये एक हाइपोथेसिस है। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए अभी जो मैंने आपको लाइन बोली, आप ऐसे तो मेरी बात मानोगे नहीं, तो मैं प्रॉब्लली क्या करने वाला हूं, मैं बहुत सारा क्वांटिटेटिव डेटा लूंगा। लेट से मैंने क्या किया, मैंने हॉस्पिटल से डेटा ले लिया, ठीक है, और उसके बेसिस पे मैंने रिसर्च कंडक्ट करी और ये फाइंड करने की कोशिश करी कि जितने लोगों की भी डेथ हुई थी, लेट से फॉर हाइपोथेटिकल केस, लेट से 100 लोगों की डेथ हुई थी, उसमें से मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, 100 लोगों का डेटा ले लिया। अब मैं उसमें चेक करता हूं, मैं फाइंड करता हूं देयर आर चांसेस कि 90% ऑफ द लोग हो सकता है सफर कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि 90% ऑफ द लोग सफर नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब इंपेरिकल रिसर्च क्या होगी, जो भी मैं कह रहा था, जो भी मैं हाइपोथेसिस स्टेट कर रहा था, मैं उसको अपने रिसर्च से इंपेरिकल रिसर्च कंडक्ट करके उसको प्रूव करने की कोशिश। दैट इज गोइंग टू बी द होल आइडिया बिहाइंड इंपेरिकल रिसर्च, ठीक है। तो हमने एविडेंस दे दिया, उसको सपोर्ट करके हमने प्रूव कर, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी द एलिमेंट ऑफ इंपेरिकल रिसर्च। मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिए और एग्जांपल्स देके सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने कवर कर लिए हैं। और जैसे मैंने कहा ना आपको स्टार्टिंग में, कोई लिमिट नहीं है कि कितने टाइप ऑफ रिसर्च हो सकती है, ठीक है। और भी कोई टाइप ऑफ रिसर्च है जो आपको लगता है कि आपको आती है, ठीक है, प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके वो टाइप ऑफ रिसर्च आपको समझा दूंगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गया। अब आगे चलते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टुडे, ठीक है। अब वर्चुअल रीजनिंग क्वेश्चन करने वाले तो जरा ध्यान से देखो, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत आराम से एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ के, एक बार नहीं तो 2 बार नहीं, 2 बार पढ़ के क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आसान क्वेश्चंस नहीं है, खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू रिवील आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आप आंसर करने की कोशिश कर रहे हो। परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिसी नीड्स इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च,
ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपके सामने। दूसरा स्टेटमेंट है इंप्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन टू द यूज ऑफ इंटरवेंशन इज डन थ्रू अप्लाइड रिसर्च। मतलब कहा जा रहा है कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उसमें आप इंटरवेन कर रहे हो, कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो, और इसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होगा ना, सारे टाइप ऑफ रिसर्च आपको नहीं आती होगी। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपसे एक्शन रिसर्च रिसेंटली डिस्कस नहीं करी है, पहले तो बहुत करी है पुरानी वीडियोस में, बट अभी इस लेक्चर के अंदर सॉरी मैंने आपसे एक्शन रिसर्च डिस्कस नहीं करी। अब द पॉइंट इज कि अगर आपको एक टाइप ऑफ रिसर्च पता है तो भी आपका आधा काम हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम स्पेसिफिक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कौन सा टाइप का रिसर्च होता है, द रिसर्च इज अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, तो भाई पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया गलत। ठीक है, क्योंकि ये एक्शन नहीं होगा, क्या होगा, ये अप्लाइड रिसर्च। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इंप्रूविंग इन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू द यूज ऑफ इंटरवेंशन। लेट्स से प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है, आपके कोच साहब रेगुलरली आपको मॉनिटर कर रहे हैं और वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए, जो आप एज एन एथलीट, जो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपकी फिटनेस होनी चाहिए, वो फिटनेस नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम ही रियलाइजेस किया कुछ तो गड़बड़ है, तो डाइट में प्रॉब्लम है, या तो स्लीपिंग में प्रॉब्लम है, या लेट्स से आपकी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, या हो सकता है टूल्स में प्रॉब्लम हो, टेक्निक्स में प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इस बेसिस पे वो क्या करते हैं, कुछ इंटरवेंशन सजेस्ट करते हैं, यार तुम एक काम करो, तुम सुबह 5 बजे ट्रेनिंग की जगह तुम एक काम करो, तुम शाम को 5 बजे मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आ जाओ। नाउ दिस इज वन अप्रोच इंटरवेंशन दैट ही हैज टेकन, क्योंकि यहाँ पे इंटरवेन करके क्या कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, कह रहे हैं कि सुबह आने की जगह शाम को 5 बजे आ जाओ, इंटरवेंशन कर रहे हैं थ्रू एक्शन, तो इसे हम कहते हैं एक्शन रिसर्च एंड नॉट अप्लाइड रिसर्च। तो आप ये मान के चलो कि जब स्पेसिफिकली हम एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात करते हैं, जब हम स्पेसिफिकली एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि जब हम एक्शन लेके चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश, रिमेंबर वी आर नॉट ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, हम एक्सिस्टिंग सिचुएशन को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं बाय टेकिंग एक्शन। तो हम क्या कहते हैं, दैट दीस आर नोन एज। तो अब क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो सेकंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। देखो यार, स्टेटमेंट तुक्के मार के सही नहीं होते, उसके पीछे लॉजिक, रैशनल और कंसेप्ट समझना पड़ता है। वही मैं कोशिश करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं आपके सामने, ताकि आप समझ सको और उसके बेसिस पे आंसर दे सको, तो प्लीज उसको फॉलो करने की कोशिश करें। ठीक है, आगे चले, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इंपैक्ट। परसीव्ड इंपैक्ट क्या होता है, जो हमने परसीव किया, जो हमने सोचा, ऑफ एन इंटरवेंशन इज डन यूजिंग इवैल्यूएटिंग। मतलब आपने कुछ इंटरवेंशन की, पिछला एग्जांपल ये अगर कंटिन्यू करें तो हमने क्या किया, हमने टाइमिंग चेंज कर दी, सुबह 5 बजे की जगह शाम को 5 बजे का एक्सरसाइज आपको करना। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इंपैक्ट। जो मेरे दिमाग में परसेप्शन है, उसका जो इंपैक्ट आया है, इसको हम कर सकते हैं बाय यूजिंग इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है, जब भी हम कुछ अंडरटेक करते हैं, लेट्स से आपने एग्जाम दिया, तो इवैल्यूएशन में क्या किया जाता है, एक टीचर क्या करता है, फैकल्टी क्या करता है, ये कोशिश करता है कि जो आपने लिखा है उसको इवैल्यूएट करे, कि जो आप उसने पढ़ाया था या जो आपने पढ़ा था वो आपने ठीक से समझाया या फिर नहीं। तो अगर बेसिक कॉमन सेंस भी लगा तो भी आपको पता चल जाएगा ये स्टेटमेंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो आपने इंटरवेंशन की उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश की जा रही है। सेकंड स्टेटमेंट, डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन टू द थ्योरी बिल्डिंग इज डन थ्रू फंडामेंटल रिसर्च। अभी मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है, थ्योरी बिल्डिंग करने की आप कोशिश करते हो, एक थ्योरी जनरेट करने की कोशिश करते हो, सच एज कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। द आंसर इज गोइंग टू बी वन। आई होप यू आर गिविंग द सेम आंसर्स। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दिख जाने चाहिए। ठीक है, आई विल नॉट बी हैप्पी अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर नहीं दोगे। इतनी मेहनत अगर आपके लिए कर रहा हूं, पहले टॉपिक करा रहा हूं, फिर क्वेश्चन करा रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करा रहा, तो इतना तो आप एफर्ट मार ही सकते हो कि कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दे सकते हो, फीडबैक भी दे सकते हो। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। आज सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो काफी मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है, एनालिटिकल रिसर्च यूजेस द फैक्ट्स दैट हैव बीन कंफर्म्ड ऑलरेडी टू फॉर्म द बेसिस फॉर रिसर्च and critical evaluation of the material is carried out। मतलब एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है, कुछ फैक्ट्स जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, अब आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने की कोशिश। मैंने आपको क्या बताया था एनालिटिकल रिसर्च में, कि कुछ डेटा लिया आपने और उसको यूज करके आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाई और आप कुछ इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हो, कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या है, द स्ट्रक्चर इज नॉट प्रॉपर एंड द मेथड्स ऑफर अ flexible and investigative approach to the study in case of empirical research। अब खुद सोचो, इंपेरिकल रिसर्च में अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच होगी, तो क्या होगा, डेटा कलेक्ट किया,
कुछ भी एनालिसिस रन कर दिया और जो आउटपुट आ रहा है क्या वो आपके थ्योरी को या जो आपने हाइपोथेसिस बिल्ड करी थी उसको जस्टिफाई कर पाएगा? सर्टेनली नॉट, आप उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए इंपेरिकल रिसर्च जो होती है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होती है। हाँ, कंसेप्चुअल रिसर्च के अगर बारे में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट कंसेप्चुअल रिसर्च, दैट इज नॉट गोइंग टू बी स्ट्रक्चर्ड। क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि कुछ कंसेप्ट्स हैं, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, परसेप्शन है, पर्सनालिटी है। अब आपको पता नहीं है ना कि कौन सा किससे रिलेट करेगा, तो आप क्या करते हो, उसमें आप हाइपोथेसिस ही ऐसी डेवलप करते हो कि आप बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को आपस में टेस्ट करते रहते हो। जब आपको फाइनली कंक्लूजन मिल जाता है उसके बाद आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो पहले तो आप क्या कर रहे हो, पहले तो वो स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे ना, पहले तो आप सिर्फ टेस्ट करोगे, टेस्ट करके रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करोगे। सो दैट इज मेजरली डन इन केस ऑफ कंसेप्चुअल रिसर्च एंड नॉट एम्पिरिकल रिसर्च। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया जी करेक्ट, और फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया सही, क्योंकि आप एनालिटिकल रिसर्च के अंदर डेटा के बेसिस पे क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर रहे हो। तो ये कीवर्ड्स जो है ना, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया सही एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो थर्ड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ स्टडी दैट स्ट्रिक्टली एडहर्स टू द साइंटिफिक रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना कि कोई एंड नहीं है, और मेरा पर्पस है कि जितने ज्यादा टाइप ऑफ रिसर्च आपको पढ़ा पाऊं उतने ज्यादा मैं पढ़ाना चाहूंगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, यू डू एक्सपेरिमेंट्स, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे यू मेक यूज ऑफ दोस एक्सपेरिमेंट्स, और उसके बेसिस पे आप रिजल्ट प्रूव करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आज आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी टेस्ट करना है, या लेट्स से आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस टेस्ट करने हैं, या आपको लॉ ऑफ मोशन टेस्ट करना है। ठीक है, जो भी लॉ टेस्ट करने, तो आप क्या करोगे, एक साइंटिफिक मॉडल डेवलप करोगे ना। साइंटिफिक रिसर्च करने की क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक साइंटिफिक रिसर्च नहीं कंडक्ट होगी आप जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको प्रूव नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, क्यों ऐसा होता है कि जब आपको ये साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करनी होती है तो आपको स्पेसिफिक लेबोरेटरीज में जाना पड़ता है, क्योंकि लेबोरेटरीज के अंदर वो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो एपरेटस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं चीजों को मेजर आउट करने। अगर आप उसको नॉर्मल इन्वायरमेंट सेटिंग में यूज करने की कोशिश करोगे, टेस्ट करने की कोशिश करोगे, तो आप उसको मेजर ही नहीं कर पाओगे। Therefore, what you need is a scientific research design, which is very specific to your research question or research problem. Second statement क्या है? Quantitative research enables researchers to see their subjects. Subjects यहाँ पे कौन है? Individuals. Make choices and react to situations in their natural state. मुझे ये बताओ, हमने अभी दो टाइप के रिसर्च पढ़े थे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्या क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप ऑब्जर्व करते हो, क्या आप नेचुरल सेटिंग में देखते हो कि लोग कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? सर्टेनली नॉट। वो कब करते हो आप? यू डू इट इन केस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में आप इंटरव्यू लेते हो, लोगों को ऑब्जर्व करते हो, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो, और उसके बेसिस पे अपना आउटकम देने का काम करते हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकंड वाली इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज दिस शुड बी अ क्वालिटेटिव रिसर्च एंड नॉट क्वांटिटेटिव। तो क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, सो थर्ड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपने ये आंसर दिए। अब मैं लास्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, you are going to give me the correct answer, ठीक है, पर मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए, क्वेश्चन पढ़ देता हूं। Quantitative research is defined as a market research method that focuses on obtaining data through open-ended and conversational communication. हिंट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में लिखा हुआ है कि डेटा कैसे लिया जाता है, ओपन एंडेड एलिमेंट से और कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, causal research involves the investigation of cause and effect relationship between the two variables। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, किसी चीज को करना और उसके बाद उसके इफेक्ट देखने। फॉर एग्जांपल, जब आप अपनी डाइट को कंट्रोल करते हो, जब आप एक्सरसाइज करने लगते हो, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हो, तो ये कॉज है। उसका इफेक्ट कैसे दिखता है, आपकी बॉडी में, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, आपकी फिजिकल अपीयरेंस इंप्रूव होने लगती है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज ऑल। ठीक है, तो ये आज के आपके 5 क्वेश्चंस थे। आई होप आपने काफी एंजॉय किया होगा, बिकॉज दीज आर वेरी हार्ड कोर, आई वुड से, स्टेटमेंट एंड असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्लीज आसान सवाल लगा के, पास्ट ईयर्स के सवाल लगा के, बहुत पुराने पास्ट ईयर के सवाल लगा के खुश मत हो जाना कि यार मेरे को तो सब आता है, क्योंकि आजकल जिस लेवल का पेपर आ रहा है, जिस डिग्री ऑफ डिफिकल्टी का पेपर आ रहा है, एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। ये मत सोचना कि मैं जाऊंगा, तुक्के लगा दूंगा, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी बात हुई, जिन्होंने यही सोचा था, तो क्या हुआ, उनका नेट क्वालिफाई हो गया बट जेआरएफ नहीं हुआ। मेजोरिटी ऐसे थे जिनका नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो अगर जेआरएफ के लेवल की तैयारी करनी है तो थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा।
कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे अलॉन्ग विद द रीजंस। ऑल्सो मैं हनीत सर दोनों लोग बहुत सारे आपके फ्री सेशंस ले रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे ऑन मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 5 PM शार्प। तो प्लीज हमें जुड़ा करिए, ठीक है, ज्वाइन किया करिए ताकि आप हमारे साथ सेशन प्रैक्टिस कर सकें। ऑल्सो हमारा एक और चैनल है अनुज जिंदल बाई यूजीसी नेट, जिसमें हम आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं, हाउ टू राइट अ पीएचडी प्रपोजल शेयर करते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस वहां पे डिस्कस करते हैं। जानबूझ के हमने दोनों चैनल सेपरेट रखे हैं ताकि जिसको स्ट्रैटेजी देखनी है वो दूसरे वाले चैनल पे चला जाए और जिसको पढ़ाई करनी है वो इस वाले चैनल पे आ जाए। बट दोनों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि दोनों चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर इस सेशन से थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई है ना, आपको लगता है कि ये टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा था, सर ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और आपको समझ में आ गया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई फीडबैक हो मेरे लिए, अगर आपको सेशन पसंद आते हैं तो इट्स ऑलवेज गुड टू कमेंट इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे। फीडबैक इज ऑलवेज गोइंग टू बी हेल्पफुल, नॉट ओनली फॉर मी बट ऑल्सो इन योर पर्सनल लाइफ, सो डू मेक यूज ऑफ फीडबैक। Till then, keep preparing well. God bless you all. Now I'm going to see you in the next video. Take care. Bye bye.